द डिबेट में आपका स्वागत है। सोलांश ओरियन कोड ज्योतिष एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है जहां रत्न, नक्षत्र, राशि और हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को आ, एक दूसरे से काफी गहराई से जोड़ा गया है। इसका मकसद एक ही है, व्यक्ति को उसके कल्याण के लिए सही रत्न से जोड़ना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस प्रणाली के तहत किसी के लिए सबसे सही रत्न तय करने का असली आधार क्या होना चाहिए? तो आज हम जिस बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं वो ये है, क्या रत्न चयन का आधार व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होना चाहिए? मतलब चंद्रमा के आकाशीय पथ का वो विशिष्ट खंड जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का खाका तैयार करता है, या फिर उसकी राशि यानी सूर्य के पथ का वो हिस्सा जो हमारे जीवन की मुख्य दिशा और ग्रह शक्ति को दर्शाता है। मेरा पक्ष ये रहेगा कि नक्षत्र के हिसाब से रत्न चुनना ज्यादा सटीक और असरदार तरीका है, क्योंकि ये सीधे हमारी अंदरूनी एनर्जी को कैलिब्रेट करता है। और मैं ये तर्क दूंगी कि राशि आधारित चयन एक ज्यादा मजबूत और बुनियादी नजरिया है। यह व्यक्ति को उसके जीवन की मुख्य धारा से जोड़ता है, जो मेरे हिसाब से किसी भी सूक्ष्म बदलाव से ज्यादा जरूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि रत्न चयन का सबसे प्रामाणिक आधार नक्षत्र ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रणाली व्यक्ति को एक सामान्य खांचे में नहीं बल्कि उसकी अनूठी ऊर्जावान पहचान के रूप में देखती है। नक्षत्र एक तरह से ज्योतिष की आत्मा है। स्रोत में जो 28 नक्षत्र दिए गए हैं, उनमें से हर एक की अपनी विशेष देवता, शक्ति और तात्विक ऊर्जा है। ये हमारा कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है ना? हाँ। और जो बात मुझे इस नक्षत्र प्रणाली में सबसे आकर्षक लगती है, वो है इसकी वैज्ञानिक सटीकता का प्रयास। जब रत्नाचक्र कोडेक्स हर नक्षत्र समूह से जुड़े चक्र के लिए एक हर्ट्ज आवृत्ति, जैसे मूलाधार के लिए 194 हर्ट्ज तय करता है, तो ये ज्योतिष को सिर्फ विश्वास के दायरे से निकालकर ऊर्जा विज्ञान के काफी करीब ले जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रत्नगर्भ चक्र शोधन योग की तालिका है, जो सीधे नक्षत्रों को शरीर के चक्रों से जोड़ती है, राशियों से नहीं। स्रोत यह भी बताता है कि 108 उपनक्षत्र सीधे तौर पर मानव शरीर के 108 ऊर्जा केंद्रों का निर्माण करते हैं। मतलब ये एक से एक का संबंध है। इसीलिए मेरा मानना है कि ये तरीका हमारे एनर्जी सिस्टम को माइक्रो ट्यून करने जैसा है, जो ज्यादा गहरा और प्रभावशाली है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप प्रिसिजन यानी सटीकता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिष का पहला काम व्यक्ति को उसके जीवन के मैक्रो नैरेटिव से जोड़ना है, और ये काम राशि करती है। राशि व्यक्ति के जीवन पथ और उसके मुख्य ग्रह स्वामी का एक समग्र प्रतिनिधित्व करती है। स्रोत में भी आप देखें तो 12 राशियों की कुल देव देवियां और 12 राशियों के अनुसार रत्न के लिए पूरी सारणियां दी गई हैं, जो इस प्रणाली के महत्व को दिखाता है। साफ लिखा है कि 12 राशियां शरीर के 12 अधिष्ठान चक्रों से जुड़ी हैं। यह एक सरल, शक्तिशाली और संपूर्ण ढांचा है। जैसे सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, रत्न माणिक है, चक्र मणिपुर है। यह एक सीधी और तार्किक कड़ी है। देखिए, नक्षत्र के ग्रह जैसे अश्विनी के लिए केतु एक जरूरी प्रभाव हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन राशि का स्वामी ग्रह जैसे मेष के लिए मंगल, वो व्यक्ति की मुख्य संचालक शक्ति है। उस मुख्य शक्ति को संतुलित करना किसी भी सूक्ष्म ऊर्जा को साधने से ज्यादा मौलिक और व्यवहारक है। पहले अपनी नींव को मजबूत करना जरूरी होता है। आपने नींव की बात की, जो बहुत अहम है। लेकिन अगर नींव के ऊपर बनी इमारत की वायरिंग ही गलत हो तो? आप समग्रता की बात करते हैं, पर क्या सूक्ष्म सटीकता अधिक प्रभावी नहीं है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं मकर राशि का। इसका मुख्य स्वामी तो शनि है और हम सोचते हैं कि नीलम पहनना ही सही है, लेकिन सोलांश ओरियन कोड हमें याद दिलाता है कि इसी राशि के भीतर सूर्य के प्रभाव वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी है, चंद्रमा के प्रभाव वाला श्रवण नक्षत्र भी है और मंगल से जुड़ा धनिष्ठा नक्षत्र भी। तो मेरा सवाल यह है कि सिर्फ शनि की ऊर्जा को साधने से इन बाकी महत्वपूर्ण और कभी-कभी विरोधी ऊर्जाओं का संतुलन कैसे होगा? आपकी राशि आधारित प्रणाली इस विरोधाभास को कैसे हल करती है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसे विरोधाभास की जगह एक व्यवस्था के रूप में देखती हूँ। असल में राशि का स्वामी ग्रह उस ऊर्जा का मुख्य द्वार है। पहले मुख्य द्वार को साधना जरूरी है ना?
अगर घर का मुख्य दरवाजा ही बंद या असंतुलित हो तो भीतर के कमरों की सजावट का क्या लाभ? मकर राशि के मामले में शनि वो मुख्य ग्रह है जो सूर्य, चंद्र और मंगल की ऊर्जाओं को एक अनुशासन में बांधता है। शनि की ऊर्जा को साधने का मतलब है कि आप उन सभी नक्षत्रों की ऊर्जाओं को एक मजबूत और स्थिर आधार दे रही हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि राशि आपके शरीर का संविधान है और नक्षत्र उस संविधान के तहत बनाए गए नियम हैं। आपको पहले संविधान का पालन करना होगा, नियम उसके बाद आते हैं। तो राशि आधारित रत्न आपकी मौलिक संरचना को मजबूत करता है, जो ज्यादा आधारभूत है। मैं आपके संविधान वाले तर्क को समझता हूँ, लेकिन स्रोत का सबसे गूढ़ ज्ञान इस पर एक अलग रोशनी डालता है। आपने चक्रों की मुख्य ऊर्जा की बात की और ये मुझे सीधे चक्र सक्रियता के तंत्र पर लाता है। स्रोत में रत्नगर्भ चक्र शोधन योग की जो तालिका है, वो सीधे नक्षत्र समूहों को चक्रों से जोड़ती है। आप देखिए, आज्ञा चक्र को हस्त और चित्रा नक्षत्र से जोड़ा गया है, न कि कन्या या तुला राशि से। इसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र को रोहिणी और मृगशीर्ष नक्षत्र से जोड़ा गया है। ये साफ दिखाता है कि चक्रों को सक्रिय करने का मूल मार्ग नक्षत्रों से होकर जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, यह सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। यह बताता है कि चक्रों को उनकी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के लिए नक्षत्र ही कुंजी हैं। मैं इस तर्क से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी व्याख्या अलग तरह से करती हूँ। स्रोत ये भी तो स्पष्ट कहता है कि 12 राशियां शरीर के 12 अधिष्ठान चक्रों से जुड़ी हैं। यह एक सीधा और स्पष्ट संबंध है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से काम करती हों, लेकिन राशि वाली अधिक प्राथमिक है। इसे आप शहर और मोहल्ले के उदाहरण से समझ सकती हैं। राशि एक पूरा शहर है और नक्षत्र उस शहर के अलग-अलग मोहल्ले। शहर का मेयर यानी राशि स्वामी पूरे शहर की व्यवस्था जैसे बिजली और पानी की सप्लाई देखता है। वहीं मोहल्ले का पार्षद यानी नक्षत्र स्वामी स्थानीय मुद्दों को देखता है। अगर शहर की मुख्य बिजली सप्लाई ही बंद हो तो मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट कैसे जलेगी? राशि उस चक्र की मुख्य और समग्र ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जबकि नक्षत्र उसके भीतर की विशिष्ट ऊर्जा तरंगों को प्रभावित करते होंगे। लेकिन पहले मुख्य ऊर्जा को साधना जरूरी है। आपका शहर और मोहल्ले का उदाहरण दिलचस्प है, लेकिन अगर किसी मोहल्ले में आग लगी हो तो क्या मेयर पूरे शहर की व्यवस्था देखता रहेगा या फायर ब्रिगेड सीधे उस मोहल्ले में भेजेगा? नक्षत्र की ऊर्जा वही विशिष्ट फायर ब्रिगेड है। चलिए इसे और साफ करने के लिए रत्न शोधन और मंत्रों की बात करते हैं। यह विषय प्राथमिकता के क्रम को और भी स्पष्ट कर देगा। अगर हम नक्षत्रवार रत्न सूची देखें तो हर एक नक्षत्र के लिए एक विशिष्ट शोधन मंत्र दिया गया है। जैसे भरणी नक्षत्र जो यम की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ा है, उसके लिए एक विशिष्ट यम मंत्र ओम यम यमाय नमः है। वहीं कृत्तिका जो सूर्य की अग्नि ऊर्जा से संचालित है, उसके लिए सूर्य मंत्र ओम ह्राम ह्रीम रौम सहा सूर्याय नमः दिया गया है। यह दिखाता है कि हर रत्न को उसकी अपनी खास ऊर्जा वाली चाबी से ही खोला जा सकता है। यह अत्यंत व्यक्तिगत और सटीक ऊर्जा सक्रियण की विधि है। राशि प्रणाली में यह सटीकता कहाँ है? मैं मानती हूँ कि यह एक बहुत विस्तृत और शक्तिशाली विधि है, लेकिन आप एक चीज भूल रही हैं। ऊर्जा सक्रियण से पहले ऊर्जा की शुद्धि जरूरी है। राशि आधारित शोधन विधि तत्व शुद्धि पर जोर देती है, जो किसी भी सक्रियण से ज्यादा मौलिक है। शरीर पंच तत्वों से बना है और राशि इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल और तत्व अग्नि है, उसके लिए रत्न शुद्धि में गंगाजल और दीपक यानी अग्नि तत्व का प्रयोग बताया गया है। वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र और तत्व पृथ्वी है, उसके लिए गुलाब जल और फूलों का प्रयोग है। यह शोधन को व्यक्ति के मौलिक तत्व से जोड़ता है। यह व्यक्ति की पूरी प्रणाली को उसके मूल स्रोत पर संतुलित करता है, न कि केवल एक विशेष ऊर्जा तरंग को। अगर पानी का स्रोत ही गंदा हो तो आप अलग अलग नलों को साफ करके क्या करेंगे? राशि आधारित शुद्धि उस स्रोत को साफ करती है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि नक्षत्र आधारित रत्न चयन एक अत्यंत सूक्ष्म, व्यक्तिगत और लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति की ऊर्जा आवृत्ति, जैसा कि हर्ट्ज में बताया गया है,
और शरीर के 108 ऊर्जा केंद्रों के साथ सीधे काम करता है। यह एक गहरी और व्यक्तिगत पद्धति है जो व्यक्ति को उसके सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के स्तर पर कैलिब्रेट करती है, जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य के हर तार को सटीक सुर में मिलाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर ये भी स्पष्ट है कि राशि आधारित प्रणाली एक समग्र और शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है। यह व्यक्ति को उसके मुख्य स्वामी ग्रह और शरीर के 12 प्रमुख चक्रों से जोड़कर जीवन की मुख्य ऊर्जाओं को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नींव को मजबूत करने जैसा है, जिस पर आगे का कोई भी सूक्ष्म आध्यात्मिक निर्माण हो सकता है। यह उस मजबूत जमीन को तैयार करने जैसा है जिस पर कोई भी इमारत खड़ी हो सके। बिल्कुल, यह स्पष्ट है कि सोलांश ओरियन कोड में दोनों ही प्रणालियों का अपना गहरा महत्व है। एक दृष्टिकोण सूक्ष्म ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा समग्र जीवन पथ पर। ऐसा लगता है कि ये दोनों विरोधी नहीं बल्कि अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाली प्रणालियां हैं। शायद एक विशेषज्ञ ज्योतिषी इन दोनों का समन्वय करके ही अंतिम निर्णय लेता होगा। मैं सहमत हूँ। शायद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच है और दूसरा बॉटम अप। एक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है और दूसरा स्थूल स्तर पर। इस स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जो इन दृष्टिकोणों पर अधिक प्रकाश डाल सकता है और इन दोनों प्रणालियों के बीच के संबंधों को और भी स्पष्ट कर सकता है।